Hello students, I am Shahnawaz and in today's lecture we will discuss DC electric motor as it is one of the most important part of the electrical appliances which are using rotary motion to perform their function. And you can see the picture of the DC motor in your front slide, and I hope you all are have seen these type of the motors in your daily life. जैसा मैंने कहा, जितनी भी तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जहाँ पर किसी ना किसी तरह का रोटरी मोशन यूज़ हो रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ होता ही होता है। इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली डीसी ऑपरेटेड भी हो सकती है और एसी ऑपरेटेड भी हो सकती है। डीसी ऑपरेटेड इट मीन्स कि ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर्स जिनमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है हमें, और एसी ऑपरेटेड मोटर्स मीन्स ऐसी मोटर्स जहाँ पर एसी सप्लाई की ज़रूरत होती है हमें। आउट ऑफ दिस वी आर डिस्कसिंग द डीसी इलेक्ट्रिक मोटर हेयर। अगर हम सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर की अगर बात करें तो व्हाट इज़ इट, हाउ वी विल डिफाइन इट। इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इट मीन्स कि आप इलेक्ट्रिकल मोटर में किसी ना किसी तरह का सप्लाई देते हैं, चाहे डीसी या एसी, और उसके बदले में वो हमें एक तरह का रोटरी मोशन, ऑब्वियसली वो क्या होती है, एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी हमें देती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की डेफिनेशन को यहाँ पर सामने। स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, इट मीन्स कि अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखते हैं और उससे एक करंट फ्लो करवाते हैं, तो वो कंडक्टर एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या मैं ऐसा कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस कंडक्टर पर एक फ़ोर्स एक्सर्ट करता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन को भी हमने फाइंड आउट किया था। उस फोर्स की डायरेक्शन को हम लोग फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। यही बेसिक प्रिंसिपल है मोटर के ऑपरेशन का भी। The electric motor is based on the principle that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. The electric motor is based on the principle that when a current carrying conductor is placed in the magnetic field, it experiences a force. तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में कि बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इस मोटर के। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका आर्मेचर बेसिकली एक तरह की कॉइल होती है। इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, इट्स कॉल्ड द आर्मेचर। एक तरह की कॉइल है। कॉइल आप समझ सकते हैं एक तरह का कंडक्टिंग वायर है। उस कंडक्टिंग वायर को एक कॉइल के शेप में या सर्कुलर शेप में बनाया हुआ है। आप देखिए इन पिक्चर से आसानी से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह के कॉपर के वायर्स आपको लगे हुए दिख रहे हैं। बेसिकली ये वायर्स ही क्या होते हैं, इसके आर्मेचर्स होते हैं। एक तरह का कॉपर वायर या कंडक्टिंग वायर जो होता है उसको किसी पर्टिकुलर बेस पर इस तरह से लपेटा जाता है कॉइल के फॉर्म में, तो यही कहलाता है आर्मेचर। ऑब्वियसली इससे करंट फ्लो होगा, और ये वही कंडक्टर है जिसको मैग्नेट्स के बीच में रखा जाना है। ये सबसे बेसिक या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर का, क्योंकि यही एक बेसिकली पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर आप इस पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं कि अगर ये आर्मेचर है आपका, दिस वन इज़ आर्मेचर, जो आपको कॉइल्स नज़र आ रही है, इस कॉइल्स को आपको रखना है फील्ड मैग्नेट्स के बीच में। तो यहाँ पर इसके ऊपर फिर इस तरह से कवरिंग होती है जो आप आसानी से इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए ये जो आर्मेचर है ये अंदर की तरफ है, और यहाँ पर बाहर फिर इस तरह से कवरिंग की हुई है, और ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, फील्ड मैग्नेट्स हैं। इस पर्टिकुलर पिक्चर में भी आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो हो गए आपके फील्ड मैग्नेट्स एन एस। ऑब्वियसली मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पोल्स की बात भी की जाएगी। तो ये हो गए आपके मैग्नेट्स विद द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इन बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल यू प्लेस्ड आर्मेचर कॉइल। यहाँ पर देखिए सिंगल कॉइल से शो किया हुआ है क्योंकि हमें इसका फंक्शन समझना है। इसके फंक्शन को समझने के लिए हमने बहुत सारे वायर्स का यूज़ ना करते हुए एक सिंगल वायर का यूज़ किया हुआ है जो बेसिकली आर्मेचर को डिनोट कर रहा है। थर्ड important part of electric motor is split ring और commutator। split ring और commutator बड़ा important part होता है ये। split ring is a ring cut into the two parts। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये जो आपको इस तरह से कॉपर का बीच में से कट लगा हुआ एक पर्टिकुलर पार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ द बेसिकली स्प्लिट रिंग। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरह का जो कॉपर वाला जो पार्ट है, कॉपर कलर का जो पार्ट है, बीच में से इस तरह से कट लगा हुआ है इसमें। ऑब्वियसली दिस इज़ अ स्प्लिट रिंग। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्प्लिट रिंग को नॉर्मली इसके जो दो पार्ट, क्योंकि बीच में से कट है, स्प्लिट कहा है हमने, तो दो अलग अलग पार्ट हैं ये हाफ हाफ। तो ऑब्वियसली इसमें से एक पार्ट को हम डिनोट कर रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पर R1 से, और दूसरे को डिनोट कर रहे हैं R2 से। ठीक है।
सो यहाँ पर देखिए स्प्लिट रिंग इज अ रिंग कट इनटू द टू पार्ट्स R1 एंड R2 सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस R1 R, ये ऑब्वियसली इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो स्प्लिट किया हुआ पार्ट है, तो स्प्लिटिंग का जो एरिया है या स्प्लिटिंग जो स्पान है वो उसको हम बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं सपोज R से। क्लियर। सो स्प्लिट रिंग आर डिनोटेड बाय द R1 एंड R2 एंड द स्पेस बिटवीन द स्प्लिट रिंग इज डिनोटिंग बाय द R। अगेन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्रशेस और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ब्रशेस और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। सो देखिए इस पर्टिकुलर पिक्चर में ये तो हो गए स्प्लिट रिंग, ये इस टाइप के जो ब्लू कलर के आपको पार्ट नज़र आ रहे हैं ये तो हो गए स्प्लिट रिंग। क्लियर। और इन स्प्लिट रिंग से जो येलो कलर वाला एक पर्टिकुलर पार्ट कनेक्टेड है, आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर, ये कहलाते हैं ब्रश, ये कहलाते हैं ब्रश। ब्रश क्या होते हैं, बड़े एक तरह के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होते हैं। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस तरह से कि फॉर एग्जांपल ये आपका जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर क्या होता है, इस मैग्नेट के बीच में रोटेट करता है, इस मैग्नेट के बीच में ये इस तरह से रोटेट करता है। रोटेट होता है जब ये, तो इसके साथ ही आर्मेचर के साथ में ही क्या होते हैं, स्प्लिट रिंग कनेक्टेड होते हैं, या स्प्लिट रिंग जो होता है वो इस आर्मेचर के साथ में कनेक्टेड होता है। ठीक। सो ऑब्वियसली जब आर्मेचर घूमता है या तो ऑब्वियसली ये स्प्लिट रिंग भी घूमते हैं। सो स्प्लिट रिंग इज इन रोटरी मोशन विद द आर्मेचर। सो ये रोटरी मोशन इसका कांटेक्ट में रहता है एक्सटर्नल सर्किट के। फॉर एग्जांपल ये आपका बैटरी है और इसके साथ में कुछ और चीज़ें भी लगी हुई हो सकती है। सो यहाँ पर ये होता है पूरा की पूरा स्टेशनरी पार्ट। इस स्टेशनरी पार्ट को इस रोटरी पार्ट से कनेक्शन में रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये ब्रश, क्योंकि जब आर्मेचर मोशन करता है, आर्मेचर रोटरी मोशन करता है, जब ये रिंग रोटरी मोशन करते हैं आर्मेचर के साथ में, तो ये ब्रश जो होता है वो एक तरह का कांटेक्ट में रहता है इसके, और ये स्लाइड करता है इसके ऊपर। इट मीन्स कि जब रिंग इस तरह से घूमता है, सो इस रिंग जब घूमता है तो ये ब्रश जो है वो इसके कांटेक्ट में रहते हैं, इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, इसके ऊपर स्लाइड करते हैं। देखिए आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इस तरह के ग्रे शेड का आपको नज़र आ रहा है, ये ब्रशेज़ हैं। ऑब्वियसली ये जो होते हैं ये एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड होते हैं। ये सिर्फ स्लाइड, ये जब आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर का शाफ्ट जब घूमता है तो ये सब कुछ घूमता है, सिर्फ ये स्टेशनरी रहता है, बाकी सारा की सारा पार्ट मोशन में रहता है। तो ये इसके ऊपर इस तरह से स्लाइड कर रहा होता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, ये जो ब्रशेज़ हैं इस तरह के ब्राउन शेड की क्या है, ये ब्रशेज़ हैं। तो ये पूरा पार्ट जब मैग्नेट के अंदर घूम रहा होता है तब ये क्या होते हैं, इसके कांटेक्ट में रहता है और इसके ऊपर स्लाइड कर रहा होता है। आप और भी पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए और भी पिक्चर्स हैं कुछ, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये बेसिकली इस तरह के ब्रशेज़ होते हैं। हाँ, सबसे ख़ास बात ब्रशेज़ के बारे में ये होती है कि ये ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। ग्रेफाइट के इसलिए बने हुए होते हैं क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है, और इसमें सबसे खास बात की लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, या मैं ऐसा कहूँ कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। अपने आप को ये लुब्रिकेशन में मेंटेन करके रखता है। सो ऑब्वियसली क्योंकि ये जो ग्रेफाइट है, ये जो पर्टिकुलर ब्रश है, ये कम्यूटेटर पर या रिंग पर मोशन स्लाइड हो रहा है, और स्लाइड अच्छे से होने के लिए इन दोनों के बीच में लुब्रिकेशन का होना ज़रूरी है। सो इसमें सेल्फ लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से ही ब्रशेस को नॉर्मली ग्रेफाइट से बनाया जाता है। सो इन पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं, ये आपके ब्रशेज़ हो गए हैं, ये ब्रशेज़ इस तरह से यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। ये आपका कम्यूटेटर हो गया, ये आपकी स्प्लिट रिंग हो गए, इस स्प्लिट रिंग से ब्रशेज़ कनेक्टेड हैं। क्लियर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेसिकली ये आपका स्प्लिट रिंग है, और स्प्लिट रिंग से क्या होते हैं, ब्रशेज़ कनेक्टेड होते हैं इस तरह से। और इन ब्रशेज़ का फिर जो कांटेक्ट होता है, इस ब्रशेज़ का जो कांटेक्ट होता है वो एक्सटर्नल सर्किट से होता है। और इन सब इंटरनल पार्ट्स के बाद एक एक्सटर्नल पार्ट होता है बैटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बैटरी नहीं लगाएंगे, करंट फ्लो नहीं होगी, तो डेफिनेटली आर्मेचर घूमेगा नहीं, और आर्मेचर घूमेगा नहीं तो रोटरी मोशन क्रिएट होगा नहीं। सो बैटरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर होल सिस्टम। सो आई होप कि आपको सारे के सारे 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आए होंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने बाय पिक्चर भी बताया कि प्रैक्टिकल जो मोटर्स होती हैं, उन प्रैक्टिकल मोटर्स में कहाँ पर किस तरह के कौन से पार्ट्स होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनका फंक्शन कि एक्चुअल में रोटरी मोशन होता कैसे है, किस तरह से करंट फ्लो होता है, किस तरह से रोटरी मोशन परफॉर्म होता है, और एक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट करती है। सो देखिए आपके सामने एक पिक्चर आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा पिक्चर है। ऑब्वियसली ये जो पिक्चर है आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है, ताकि आप इसको बहुत आसानी से समझ सकें। यहाँ पर देखिए सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाइड है, सारे के सारे पार्ट्स आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये फील्ड मैग्नेट्स हो गए, आपके फील्ड मैग्नेट्स के साथ में ये कॉइल हो गई, कॉइल जो है आपकी PQRS कॉइल हो गई, ठीक है। देन ये बैटरी हो गई, बैटरी B से या फिर V से आप जिससे डिनोट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए R1 R2 जो हो गए आपके स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर हो गए,
और ये ब्रशेज़ हो गए जो ग्रेफाइट के बने हुए थे, B1 और B2 आपके क्या हो गए, ब्रशेज़ हो गए। तो ये ऑल फाइव पार्ट्स आर हेयर शोइंग इन दिस पर्टिकुलर सर्किट्स। सो जैसा मैंने कहा था कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मोटर इज व्हाट वेन एवर द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस पर्टिकुलर कंडक्टर experience of force, or I will say the field magnet will exert a force on these current carrying conductor, and the direction of the force can be find out by the Fleming's left hand rule. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक आर्मेचर को रखा हुआ है। यह आर्मेचर जो है बेसिकली एक तरह का PQRS कॉइल है। PQRS कॉइल जो है यहाँ पर एक सिंगल कॉइल से शो किया हुआ है। मैंने आपको जैसे प्रैक्टिकली बताया, ये सिंगल कॉइल ना होकर क्या होता है, नंबर ऑफ़ कॉइल्स हो सकती है, इस तरह का स्टैक हो सकता है कॉइल्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर प्रिंसिपल को समझने के लिए यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सिंगल कॉइल का। तो सिंगल कॉइल है, सपोज़ आपने बैटरी B कनेक्शन किया हुआ है, सारा की सारा सर्किट आपके सामने मौजूद है। सपोज़ जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं बैटरी से करंट फ्लो होगा, ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा किस डायरेक्शन में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। सो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इट विल फ्लो थ्रू द रजिस्टर R। रजिस्टर R से ये फ्लो होता हुआ कहाँ जाएगा, इस ब्रश B2 की तरफ। अब नाउ यू कैन सी इजीली B2 जो है वो कनेक्शन में है किसके, R2 से, कनेक्शन में है R2 से। R2 क्या है आपका, स्प्लिट रिंग। और स्प्लिट रिंग मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली कनेक्टेड होता है किससे, आर्मेचर से। तो देखिए आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर R2 जो है वो इस आर्मेचर कॉइल PQRS के SR वाले पार्ट से कनेक्टेड है। जो स्प्लिट रिंग R2 है आपका, वो आर्मेचर PQRS के SR वाले पार्ट से कनेक्टेड है, या SR साइड से कनेक्टेड है। तो देखिए जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ इस B2 से, क्योंकि B2 भी एक कंडक्टर है, ग्रेफाइट है, और यहाँ से R2 से कनेक्ट होता हुआ ये करंट जो होगा वो फ्लो होगा SR डायरेक्शन में। डायरेक्शन होगी करंट की यहाँ पर S2R। आप समझ सकते हैं इसको ईजिली। अब यहाँ पर आप देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से, करंट की डायरेक्शन है इस तरह से। तो यहाँ पर आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्लियरली समझने के लिए एक बार इस पिक्चर को भी ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए सपोज एक फील्ड मैग्नेट लगा हुआ है, फील्ड मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ में। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको वाइट कलर के डॉटेड शेड से नज़र आ रही है यहाँ पर। और सपोज यहाँ पर जो बैटरी कनेक्टेड है वो कुछ इस तरह से, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस डायरेक्शन में। सो आप आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए। आप आपके लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए कि आपका थंब, आपका फोर फिंगर, आपका सेंट्रल फिंगर, तीनों की तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक है। और सबसे पहले आप आपका जो फोर फिंगर है, इट मीन्स जो फोर फिंगर है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, आप उसको इस तरह से प्लेस कीजिए कि आपका फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे। देन अगेन आपके हाथ को आप इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि आपकी फोर फिंगर की डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहे और यहाँ पर, और आपकी जो सेंट्रल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करने लग जाए, करंट की डायरेक्शन को शो करे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बड़ा सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। आपका फोर फिंगर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, देन दिस इज़ अ डायरेक्शन ऑफ करंट। तब आप पाएंगे कि आपका जो थंब होगा वो आपको ऊपर की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा होगा। आपका थंब जो होगा वो ऊपर की तरफ आपको डायरेक्शन शो कर रहा होगा, और ये डायरेक्शन होगी फोर्स की। इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो आर्मेचर का ये वाला पार्ट है, आर्मेचर का ये वाला पार्ट है, इस पार्ट पर कैसा होगा, अपवर्ड फोर्स अप्लाइड होगा, अपवर्ड फोर्स अप्लाइड होगा, अपवर्ड फोर्स अप्लाइड होगा। इसे आप एक बार प्रैक्टिकली करके ज़रूर देखिएगा अपने लेफ्ट हैंड से, ज़रूर आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं आप इजीली कि जैसी करंट यहाँ पर फ्लो होती है, ऑब्वियसली S2R जब करंट फ्लो हो रही है, आपकी करंट की डायरेक्शन ये वाली हो गई, करंट की डायरेक्शन ये वाली हो गई, देन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ टू साउथ। हमेशा क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। सो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इस पर्टिकुलर केस में जब आप देखेंगे तो इस SR पर जो फोर्स होगा वो फोर्स हमेशा आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपीयर होगा। आपका थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, जब आप इस पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर SR पर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। वहीं पे देखिए आप ये करंट फ्लो होता हुआ कहाँ पहुँचा, यहाँ से आप कहाँ फ्लो होगा, Q से लेकर P की तरफ, Q से लेकर P की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अब यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो यहाँ से क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो बिल्कुल सेम की सेम है। यहाँ पर भी जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने पर अब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि आपके थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिलेगी।
अपवर्ड डायरेक्शन में। आप अप्लाई करके देखिएगा इसको, क्योंकि जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे अपने लेफ्ट हैंड से, आप इसके कॉन्सेप्ट को इजीली समझ नहीं पाएंगे। तो इट्स वेरी कंपलसरी और वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बाय योर सेल्फ वाइल यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आप देखिए यहाँ पर आपने जैसे ही यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया तो आपके थंब की डायरेक्शन अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रही है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन नज़र आ रही है। और डेफिनेटली यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो पार्ट पी क्यू है ये अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और सिमिलरली एट द सेम टाइम जो एस आर था वो डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, कपल अप्लाई हो रहा है। ऑब्वियसली टॉर्क क्रिएट होगा। ये टॉर्क क्या करेगा, इस पर्टिकुलर आर्मेचर को मोशन करवाएगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट इज़ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। सो देखिए जब यहाँ से करंट फ्लो हुआ तो बेसिकली यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर आर्मेचर में मोशन हुआ। तो चलिए समझते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि सपोज़ क्या हुआ, यहाँ पर आर्मेचर रोटेट हुआ। अब रोटेट जब होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सपोज़ हाफ जब रोटेशन होगा तो अभी एस आर किधर आ जाएगा, इधर, एंड पी क्यू किधर आ जाएगा, इधर। ठीक है। एस आर वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड तरफ, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ, और जो पी क्यू वाला पार्ट है वो आ जाएगा साउथ पोल की तरफ। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी। सही है, एस आर पोल कहाँ गया, नॉर्थ पोल की तरफ, और पी क्यू कहाँ गया, साउथ पोल की तरफ। अगेन करंट की डायरेक्शन चेंज हुई क्या, नहीं। देखिए बैटरी तो वैसी की वैसी थी, क्यों, क्योंकि बैटरी तो स्टेशनरी सर्किट B2 से कनेक्टेड है ना, B2 B1 से। और रोटेशन कौन कर रहा है, सिर्फ ये रिंग कर रहे हैं। तो देखिए पहले जो रिंग था वो आपका जो R2 था वो B2 से कनेक्टेड था, और R1 जो था वो B1 से कनेक्टेड था। लेकिन क्योंकि अब रोटेशन हो गया और इस आर्मेचर के साथ में ये रिंग भी रोटेट हुआ है, तो जिस तरह से ये SR वाला पार्ट इधर गया और PQ वाला पार्ट इधर आया, तो ऑब्वियसली इधर क्या आ जाएगा, अब R2 वाला पार्ट भी इधर चला जाएगा और R1 इधर आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं जो R1 पहले इधर था अब इधर आ गया है। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जो R1 है, जो स्प्लिट रिंग R1 है, वो अब कनेक्ट हो गया B2 से, और ये पार्ट हो गया PQ वाला पार्ट इस तरफ आ चुका है साउथ पोल की तरफ। अब क्या होगा, सेम यहाँ से जैसे ही करंट फ्लो होता है, करंट स्टार्ट होगा, फ्लो होगा, B2 से होता हुआ R1 से कनेक्ट होता हुआ कहाँ फ्लो होगा, PQ डायरेक्शन में। PQ डायरेक्शन में जैसे ही फ्लो होगा, अगेन आप यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करिए, सेम पोजीशन या सेम कॉन्सेप्ट जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा PQ से। एंड अब वही करंट जब फ्लो होता हुआ कहाँ जाएगा, अगेन RS में, RS की डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम करंट की डायरेक्शन अब क्या हो गई, इसके अपोजिट हो गई है। ठीक है। PQ में जो करंट फ्लो हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल अभी भी सेम टू सेम है, नॉर्थ टू साउथ। फाइनली इस पर्टिकुलर SR पर क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा SR से। ठीक है। आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके इसको देख सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो यू हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बाय योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट परफेक्टली, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। सो आप इसको ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखा हमने, तो यहाँ पर PQ जो है वो PQ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, और SR पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। सेम यहाँ पर भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। मैंने इक्वल एंड अपोजिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि करंट की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। आर्मेचर का कॉइल दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, दोनों एक ही पर्टिकुलर सिस्टम के पार्ट हैं। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, बट इक्वल एंड अपोजिट। सो यहाँ पर फोर्स क्रिएट जो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। फाइनली यहाँ पर भी एक टॉर्क क्रिएट होगा, और फाइनली ये इस आर्मेचर कॉइल को अगेन मोशन में लाएगा कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए पहले भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मोशन हुआ था, अभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है। इट मीन्स कि आपने जो बैटरी लगाई हुई है उस बैटरी से कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहेगा, और ये आर्मेचर क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता रहेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, किस तरह से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो रोटरी मोशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है आर्मेचर कॉइल में। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मोटर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि करंट का फ्लो जो होता है वो रोटरी मोशन आर्मेचर में क्रिएट करता है। क्लियर। सो जो आर्मेचर कॉइल की रोटेटिंग स्पीड है, अगर मैं रोटेटिंग स्पीड की बात करूं कि क्या इसकी रोटेटिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, तो डेफिनेटली हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने करंट इंक्रीज़ कर दी, सर्किट से आपने क्या कर दिया, करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करने से क्या होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करने से यहाँ पर फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो फोर्स का फॉर्मूला था BIL, आपको याद आ रहा होगा, BIL साइन थीटा।
है ना, बी आई एल साइन थीटा। जो हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था कि जब किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आप करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो होता है डिफाइन होता है बी आई एल साइन थीटा से। बी इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, आई इज़ अ करंट, एल इज़ अ लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपने बी की आई की वैल्यू को बढ़ा दिया, इट मीन्स आई की वैल्यू को बढ़ा दिया, करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया, तो फोर्स एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। और फोर्स जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका रोटेशन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। सो इंक्रीजिंग द करंट इन द आर्मेचर कैन इंक्रीज द रोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ द आर्मेचर। अगेन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ द आर्मेचर। अगर आप नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा रहे हैं, अभी सपोज यहाँ पर एक कॉइल से मैंने शो किया था और मैंने कहा था प्रैक्टिकली इट्स नॉट अ सिंगल कॉइल, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ कॉइल्स और स्टेक ऑफ द कॉइल्स। आप देख सकते हैं इस तरह से नंबर ऑफ कॉइल्स हो सकती हैं जो एक के ऊपर एक, किस तरह से आप यहाँ से समझ सकते हैं, एक के ऊपर एक इस तरह से वाउंडेड होती है। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ कॉइल्स आप बढ़ाते जाएंगे, जितनी नंबर ऑफ कॉइल्स आप बढ़ाते जाएंगे, उतना ही क्या होगा, यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ऑब्वियसली आर्मेचर उतनी और ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर क्या होगा, रोटेट होगा। तो अगर आप नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज द रोटेशन स्पीड ऑफ आर्मेचर अगेन। नाउ एरिया इनक्लोज्ड बाय द कॉइल। अगर आप कॉइल का एरिया इनक्लोजिंग बढ़ा रहे हैं, किस तरह से, देखिए यहाँ पर अभी ये कॉइल का जो एरिया इनक्लोजिंग है, ये कॉइल का एरिया इनक्लोजिंग है। ठीक है, अगर आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं आप, देखिए आप समझिए। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये तभी इंक्रीज़ हो सकता है जब आप इस आर्मेचर कॉइल की लेंथ को थोड़ा बढ़ा दें। इसकी लेंथ को आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा। सपोज़ ये आर्मेचर कॉइल को अगर मैं सीधा करूँ और इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ा दूँ, फिर अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तो देखिए हो क्या राइट, ऑल टुगेदर अगर एरिया बढ़ा रहा हूँ मैं, अगर मैंने क्या किया, एरिया को इंक्रीज़ किया हुआ है इस तरह से, सो ये एरिया, तो देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया बढ़ रहा है। अगर इस तरह से एरिया अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ये कब पॉसिबल हो पाया, जब आपने इसकी लेंथ को बढ़ाया, इस कंडक्टर कॉइल की लेंथ को बढ़ाया। तो डेफिनेटली जब लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, सो डेफिनेटली आर्मेचर कॉइल की स्पीड भी बढ़ेगी बाय इंक्रीजिंग द एरिया इनक्लोज बाय द कॉइल। अगेन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहीं से क्लियर है ना, फोर्स कब इंक्रीज होगा, जब वैल्यू ऑफ बी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, फोर्स की वैल्यू यहाँ पर उतनी ज़्यादा होगी और डेफिनेटली आर्मेचर उतनी ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर रोटेट होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा की पूरा कि बेसिकली किस तरह से एक पर्टिकुलर डीसी मोटर जो है होती है वो ऑपरेट होती है, उसके क्या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्या उसका फंक्शन होता है, किस तरह से एक पर्टिकुलर करंट के फ्लो से आर्मेचर का रोटरी मोशन क्रिएट होता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रोटरी मोशन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। क्लियर। तो जैसा मैंने बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये इलेक्ट्रिक मोटर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में, उन सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में जहाँ पर किसी ना किसी तरह के रोटरी मोशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सो काफ़ी यूज़फुल डिवाइस होता है। आप देख सकते हैं सीलिंग फैन, जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट आई एम रिपीटिंग अगेन, इट कैन बी यूज इन द सीलिंग फैन, इट कैन बी यूज इन द वाटर पम्प, CD ड्राइवर या DVD ड्राइवर, या आपके कंप्यूटर लैपटॉप के जो CD रोम DVD रोम होते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि CD का रोटेशन होता है बेसिकली, इसलिए वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है। टेप रिकॉर्डर्स हो सकते हैं, वॉशिंग मशीन हो सकती है, टॉयज़ हो सकते हैं, और बेसिकली फ़ैन हो सकते हैं। So there might be the lots of applications of this particular DC motor. So I hope you enjoyed this video and you learn lots of things. If you are getting any of the confusion or difficulty, so I am requesting watch it again and again. And I will say one thing more: subscribe this particular channel on YouTube. That's why it will be easy to find out the videos for you. Okay, thank you.